आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस वीडियो को जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी कंप्लीट रिवीजन होगा आपका इन 10 दिनों में। अभी 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार इससे रिवीजन का कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the sentence after all, there is something in Hinduism that we kept it alive up till now is taken। तो ये जो है महात्मा गांधी जी कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर में। तो हमारा जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ तो है हिंदुइज्म में, यानी हिंदू धर्म में ऐसा कुछ तो है जो कि वो अब तक टिका हुआ है। यानी पहले के जो धर्म वाले देश थे, जैसे कि ग्रीस था, रोम था, इटली था, ये सभी देश जो है उसका सभ्यता और संस्कृति का पतन होता चला गया। लेकिन एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि अभी तक इसके सभ्यता और संस्कृति बनी हुई है। तो यह किस पार्ट में कहा गया है? तो कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक ऑन। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, जो इवॉल्व है, इज नॉट बीटेन, यानी कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसको नहीं पीटा जा सकता, यानी इसको नहीं हराया जा सकता है किसी भी मायने में। ये बहुत ही उच्च लेवल की है पूरे विश्व में। तो ये किस पाठ में कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। और इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे नो वी वुड बिकम स्लेव। ये देखिए, ये जो है कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है किसी भी मशीनरी यानी किसी भी यंत्र का खोज नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि वो गुलाम बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। तो महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पाठ को लिखे हैं गांधी जी। परहोस वेयर रूलर्स, परहोस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। तो परहोस जो है किस प्राचीन जगह के रूलर थे? तो परहोस जो है इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर थे, जिसको हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। मिस्र के शासक थे। तो कौन थे? परहोस। परहोस जो थे मिस्र के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। परहोस क्या थे? तो परहोस मिस्र देश का शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, वही क्वेश्चन है। तो परहोस, परहोस जो थे वो इजिप्ट का शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। जो है सभ्यता जो है किसका आधारभूत है, यानी सभ्यता से किसका विकास होता है? तो लोगों का विकास होता है सभ्यता से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिबोन इज एसोसिएटेड विद। तो गिबोन किससे एसोसिएटेड है? तो गिबोन जो है इटली, गिबोन एक शहर है, गिबोन जो है एक शहर है, गिबोन एक संस्था है जो कि इटली से एसोसिएटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सभ्यता जो है वो विल मीन फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सभ्यता जो है बर्बाद कर देगी भारतीय सभ्यता को। यूरोपियन सभ्यता जो है एक बुरी सभ्यता है, जो कि कुछ भारतीय लोग यूरोपियन सभ्यता को अपनाने लगे हैं, जो कि पूरे भारतीय सभ्यता को खराब कर देगी। रूइन मतलब होगा बर्बाद कर देना, खराब कर देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी सिंपल लिविंग मतलब सादा जीवन, उच्च विचार का बेस है ये इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का ये बेस है। भारतीय सभ्यता का ये नियम है कि सादा जीवन रखो लेकिन विचार ऊंचा रखो। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। तो इंडियन ग्लोरी जो है इज दैट इट इज, तो इमूवेबल। भारतीय का जो सम्मान है, भारतीय की जो ग्लोरी है, यानी
जो सम्मान है, जो संस्कार है, वो कभी हट नहीं सकता। इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है स्थिर रहना, इसको हटाया नहीं जा सकता है भारतीय सभ्य संस्कार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो हैं एक धार्मिक नेता ज़्यादा थे, वो धर्म को लेकर ज़्यादा काम करते थे राजनीतिक की तुलना में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये है कि मेरा सच के साथ प्रयोग, ये इसका हिंदी हुआ, मेरा सच के साथ प्रयोग। ये जो कहानी है, ये जो जीवनी है, वो किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका कहने का मतलब है कि मन जो है एक अशांत है, जितना उसको मिलता है वो उतना ज़्यादा चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा रेस्टलेस बर्ड। मन जो है एक अशांत पक्षी है जो कि हमेशा उड़ते रहता है। वो अगर उसको कुछ मिल गया है, अगर उसको 100 रुपये मिल गए तो वो 200 की चाहत रखता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। देखो, यूरोप के पास अपनी कोई सभ्यता नहीं है। यूरोप जो है ग्रीस और रोम की सभ्यता को पढ़ करके अपना सभ्यता को विकसित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लान प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। तो ये किसका मोटो है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, यानी पश्चिमी जो विद्वान है उनका है कि सादा रहो पर ऊंचा सोचो। ये मोटो है पश्चिम के जो विद्वान है, वेस्टर्न फिलोसोफर का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि त्याग करना, त्याग करना हमारे जीवन का जो है राइट ऑफ आवर रिचेस। इसका सही आंसर होगा रिचेस, ऑप्शन नंबर सी, यानी त्याग करना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। रिचेस इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ, यानी गांधी जी जो है उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पश्चिमी सभ्यता क्या कर रही है। गांधी जी का जो है इस मायने में विचार बिल्कुल मरा हुआ था, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो किसी पश्चिमी सभ्यता के को बढ़ावा दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। तो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, उनको बड़ा नगर, बड़ा देश, शहर नहीं चाहिए था। आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर एंग्री टुवार्ड वन अनदर, नहीं, इसका सही आंसर होगा फ्रेंडली। हमारी सभ्यता जो है वो हमें सिखाती है फ्रेंडली रहना एक दूसरे की ओर से, हमें गुस्सा होना नहीं सिखाती है, हमें फ्रेंडली होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें फ्रेंडली होना सिखाती है कि हम एक दूसरे की ओर से प्यार से बर्ताव करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा पहला क्वेश्चन था, तो हमारे 20 का ए होगा और 21 का डी होगा, 21 का डी होगा। यहाँ एक क्वेश्चन का मतलब है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर। कहने का मतलब है क्या हमारी सभ्यता सिखाती है हमको तो एक दूसरे के बीच फ्रेंडली रहना, प्यार से रहना, प्रेम से दोस्ती बना कर रहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल। तो हमारा एंसेस्टर जो है होम रूल, यानी अपने घर में ही रह करके अपने घर के शासन व्यवस्था में ही खुश रहते थे, उनको विदेश जाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ इंजॉयड को इंजॉय कर लीजिए, इंजॉय, इंजॉय, ठीक है। यहाँ इंजॉय की गलत स्पेलिंग है, इंजॉय। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। कहने का मतलब है वेल्थ यानी धन और संपत्ति जो है किसी आदमी को खुश नहीं रख सकती है। किसको नहीं खुश रख सकती है? तो किसी आदमी को। मैन इसका सही आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970। गांधी जी चंपारण कब गए? तो 1917 में चंपारण गए। चंपारण हमारा ही बिहार का एक क्षेत्र है, एक जिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोम राइटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक। यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीक और रोमन राइटर से बहुत ही प्रेरित हुए, उनकी प्रेरणा लिए, सभ्यता और संस्कृति को देखकर, उनके संस्कृति को देखकर यूरोप के लोग सीखे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग। तो इसका कहने का मतलब है कि आग का खोज, द इन्वेंशन ऑफ फायर, जो आग का खोज है वो हमको साबित किया, एक मील का पत्थर हमारे विकास में जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ आग का खोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। तो गांधी जी के बारे में हम कहा जा रहा है कि गांधी जी जो है बहुत यंग इंडिया आर्टिकल्स को लिखे हैं गांधी जी। ही रोट, यहाँ ही का किसका मतलब है? गांधी जी के बारे में, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे कौन है? तो महात्मा गांधी ही लिखे हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। तो सभ्यता जो है एक मनुष्य के किस चीज़ को उजागर करती है? तो वो करती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि उसको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने कर्तव्य को पालित करते रहना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन ए मास्टरी ओवर, माइंड्स एंड पैशन। तो देखिए, आपको किसी भी चीज़ में जो है, आप अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंड को उस पर ध्यान देना है और अपने पैशन, अपने काम को फॉलो करते रहना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बस विच कैन रिमेन्स विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है? कि जो मनुष्य का दिमाग है वो एक चंचल पक्षी की तरह है, जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी असंतुष्ट रहता है, उसको कुछ से कुछ और चाहिए ही होता है। 2 मिल जाए तो 4 की इच्छा रहती है, 4 मिल जाए तो 8 की इच्छा रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। तो हैप्पीनेस जो है लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारी खुशी जो है हमारे मन पर निर्भर करती है, कि हम, कोई जो है 1000 1500 में भी खुश है, कोई 1000 1500 करोड़ में भी खुश नहीं है। ठीक है। तो हैप्पीनेस इज ए लार्जली मेंटल कंडीशन। महात्मा गांधी वाज मोर ए, तो मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी जी जो थे वो एक धार्मिक लीडर ज़्यादा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही यूज एज द चीफ विपन्स, यानी उनका जो मुख्य हथियार क्या था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए? तो गांधी जी का था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका मतलब होता है ट्रूथ मतलब सच, एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, यानी सच और अहिंसा जो था उनका सबसे मुख्य हथियार था अंग्रेजों के लिए लड़ने के खिलाफ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिस्कस्ड अस फ्रॉम। तो आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड अस फ्रॉम, आवर एंसेस्टर्स डिस्कस्ड अस फ्रॉम। तो हमारे एंसेस्टर हमको क्या चीज़ से डिस्कस किए, हम कैसे जाने उनकी? फ्रॉम पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, लग्जरीज एंड प्लेजर। स्पिरिचुअलिटी यहाँ होगा। हमारे पूर्वज जो है हमको कोई भी चीज़ बताएं तो कैसे? तो स्पिरिचुअलिटी से, यानी धार्मिक चीज़ों से बताएं कि ऐसे सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीपुल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विद। तो जो प्राचीन लोग थे वो क्या चीज़ से संतुष्ट थे? तो गांव से संतुष्ट थे। ठीक है, हम थोड़ा तेजी लाएंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है। आवर फोर फादर सो दैट किंग्स एंड द स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो दिखाते हैं कि राजा और जो स्वर्ड्स हैं, तलवार हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। द स्वर्ड ऑफ इथिक्स। तो कौन सा चीज़ का तलवार साथ रहता है? तो इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या होता है? इथिक्स मतलब होता है इसके गुण। इथिक्स मतलब होता है इसकी नीति, वो अपने नीति के साथ रहते हैं। सो दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इन्फीरियर टू, यानी एक राजा, हमारे पूर्वज दिखाते हैं कि अगर किसी को राजा बनना है तो अपने हाथ जो इथिक्स है, यानी अपनी नीतियों का तलवार को अपने पास रखना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोएड, तो कॉमन पीपुल एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। हम पुराने टाइम में जो है आम लोग खेती करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, तो पुरान जो आधुनिक सभ्यता है वो मटेरियल यानी भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई है। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करती है, तो मटेरियल की, आधुनिक चीज़ों की। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन लार्जली एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ रिटन बाय, तो महात्मा गांधी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चीप वेपन्स का प्रयोग कौन किए, एंसेस्टर डिस्कस किए। सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज वर्ड्स ऑफ मिथिक्स 38 का, ठीक है। 39 ये भी कर चुके हैं हम। हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, किसको करते थे, होम रूल को, ट्रू होम रूल को। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में आम लोग जो है होम रूल को इंजॉय करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, तो जो भारतीय सभ्यता का सोच है ये किसको ऊपर करना है, तो ऊपर करना है मोरल बींग को। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो भारतीय सभ्यता है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान के विश्वास को वो मान्यता देती है भारतीय सभ्यता। अब देखिए हमारा दूसरा चैप्टर शुरू है, भारत इज माई होम। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर में हम पहले ऊपर ऊपर जान लेते हैं कि क्या होता है भारत इज माई होम में। भारत इज माई होम में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रधान राष्ट्रपति बनते हैं। वो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने से पहले, अपने राष्ट्रपति बनने से पहले एक भाषण देते हैं। इसी भाषण से ये पाठ लिया गया है कि कैसे वो अपने देश को अपना श्रेय देते हैं कि आपने हमको राष्ट्रपति बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कुछ रहता है इस चैप्टर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है अपना विश्वास कभी नहीं खोए, तो किस चीज़ पे, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव की मानवता का विश्वास कभी नहीं खोए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो जाकिर हुसैन कहाँ जन्म हुआ था जाकिर हुसैन का, तो उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ एल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए जाकिर हुसैन जो है पहले बिहार के गवर्नर थे, यानी बिहार के राज्यपाल, बाद में वो राष्ट्रपति बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज, जो द पास्ट इज, तो द पास्ट इज ए लाइफ एंड डायनेमिक। तो देखिए इसका कहने का मतलब है जो अतीत है वो दोहराता रहता है। मान लीजिए जो चीज़ मेरे साथ हुई वो आगे भी किसी के साथ हो सकती है, तो इसको कहते हैं कि पास्ट जो है, जो अतीत है वो जिंदा है और डायनेमिक है, यानी चलते आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविध एकता में, विविधता में एकता। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म समाज के लोग रह रहे हैं, फिर भी बहुत ही एकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इरुडेशन स्टैंड फॉर, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, तो ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्स द स्पीच, दिस स्पीच, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्पीच को कब दिए थे, तो ये दिए थे व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, तब राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने यह भाषण दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी को, 1897 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मरे थे 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्लियर ही हैज सर्व एज, यानी पहले क्या सर्व किए थे, पहले क्या थे जाकिर हुसैन, तो पहले हम बता चुके हैं कि पहले थे गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल थे जाकिर हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेन एक्सप्रेशनली। तो राधा कृष्ण जो है हमारे दूसरे राष्ट्रपति, वो क्या चीज़ को एक्सप्लेन किए? तो वो किए थे एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफी को, भारतीय कूटनीति को एक्सप्लेन किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। तो डेडिकेशन मतलब क्या होता है? सुदृढ़ होकर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने और जब वो ऑफिस गए अपने राष्ट्रपति भवन, तो वो सुदृढ़ होकर गए कि हम अपना देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। तो वो बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड जुड़े थे, तो पढ़ाई के क्षेत्र में वो बहुत दिन से थे, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, इसका सही आंसर होगा ए सर्टेन टाइम, यानी राष्ट्रपति के लिए उनको चुना गया एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, 5 साल का बनता है ना राष्ट्रपति, तो उनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया था, हेड यानी सबसे ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ। तो देखिए, जब वो राष्ट्रपति बने तो वो होल नेशन यानी संपूर्ण राष्ट्र के विकास की बातें करते थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर। पावर का उपयोग करना चाहिए सिर्फ किस चीज़ के लिए? तो मोरल पर्पस यानी नैतिकता के उद्देश्य से सिर्फ करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। तो जाकिर हुसैन भाषण कब दिए थे? तो 1967 में, जब वो राष्ट्रपति बने थे तब वो भाषण दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज। तो ये जो जाकिर हुसैन ओथ यानी शपथ जब दिए तो वो किस रूप में दिए? तो राष्ट्रपति के रूप में, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब वो शपथ दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है, ये किसका लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो रोल मॉडल यानी जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था, यानी जिससे वो देख के प्रेरित होते थे? तो डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जाकिर हुसैन जो है वो भाषण दिए थे कि हम अपने संविधान को लेकर, हम अपने लोगों को लेकर बहुत लॉयल रहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम अपने संविधान को लेकर बहुत लॉयल रहेंगे। जब वो शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले, तो उन्हें कहा कि हम अपने संविधान को लेकर बहुत ही विनम्र रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेड डैश 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 सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो कौन कहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार, भारत में रहने वाले लोग मेरे परिवार हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे, एक बहुत राष्ट्रवादी इंसान थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर तजुबग द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में क्या किए थे? जब राष्ट्रपति बने थे तो शपथ दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग एडुकेशन। यानी शिक्षा जो है एक मूलभूत आवश्यकता है किसी राष्ट्र को बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडिशन। इरुडिशन मतलब होता है नॉलेज, ग्रेट नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक बहुत नॉलेज वाले चीज़ और धन की चीज़ जो है लाए जब वो राष्ट्रपति बने तब। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया ही होगा क्योंकि जाकिर हुसैन भारत के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रधान राष्ट्रपति कब बने? तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल। यानी मतलब एकदम विनम्र होकर के वो ऑफिस में घुसे कि अब हम बहुत बढ़िया काम करेंगे देश के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन आई हैव, सॉरी, भारत इज माई होप।
डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा लेख लिखे? आई हैव ए ड्रीम, सॉरी, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अब देखिए हमारा अगला स्पिंच वाला कहानी शुरू हो जाता है, एपिनो स्पिंच, तीसरा कहानी जो है हमारे चैप्टर का। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ऊपर ऊपर बता देते हैं। नानू काका जो है वो जो लेखक है, लेखक के मामा जी हैं, तो उनको एक नेता से मिलना होता है। इसी के लिए वो अपना झूठ बोलते हैं, और झूठ किस तरह से बोलते हैं कि वो अपना अमीरी दिखाते हैं कि हम बड़ा अमीर है, एक पंडित है हम, ऐसा करके वो झूठ झूठ बोलते हैं, ठीक है, और अपने आप को बड़ा दिखाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। तो इसी के बारे में लेखक इस कहानी में लिखे हैं। बहुत अच्छा कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, तो नन्नू काका वाज इंस्टॉल्ड इन यानी नन्नू काका कहाँ आए? तो नन्नू काका आए एक ऑथर के बेडरूम में। ऑथर कौन है? तो ऑथर है नन्नू काका का भांजा, भांजा मतलब भगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नन्नू काका दिल्ली क्यों आए? तो नन्नू काका दिल्ली आए टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने आए, देखने आए उनको, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज ऑथर्स, तो नन्नू काका जो ऑथर है, लेखक के क्या लगते हैं? तो मैटरनल अंकल मतलब मामू लगते हैं, मामू, मामा जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, तो ऑथर जो है उनको समझ नहीं आ रहा था किसके बारे में? तो मिनिस्टर्स के बारे में। मिनिस्टर जो हैं वो टाइम नहीं दे रहे थे नन्नू काका को, उनसे मिल नहीं रहे थे, इसलिए उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स सोच पड़ा उनके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका ट्रेवल्ड इन, तो नन्नू काका जो है सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। सेकेंड क्लास क्या होता है? ट्रेन का डिब्बा होता है, जो सबसे सस्ता टिकट जिसमें मिलता है उसी को सेकेंड क्लास कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन द प्लेटफॉर्म नन्नू काका हैंडेड ओवर द ऑथर ए बास्केट, एक बास्केट दिए, नन्नू काका जो है एक बास्केट दिए थे ऑथर को, ठीक है। बास्केट कंटेन, तो बास्केट में क्या था? तो बास्केट में था एक बिल्ली, एक बिल्ली था बास्केट में, ठीक है। हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर हैड टेकन, तो ऑथर जो है क्या लिया है? तो ऑथर 2 दिन की छुट्टी ली थी। क्यों 2 दिन की छुट्टी ली थी? तो वो दिल्ली गए थे मिनिस्टर से मिलने। किसके साथ ली गए थे? तो नन्नू काका के साथ। नन्नू काका कौन थे? तो लेखक के मामा जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नानू काका इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, ये जो है इनके बोलने की बहुत समस्या थी, तो वो नाटक कर रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। तो वो इस तरह से बोल रहे थे कि वो बहुत बड़े लेवल के आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, विद्वान आदमी है, लेकिन उनकी जो आदत है मदर टंग यानी मातृभाषा में बोलने के, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बोलने लग जाते हैं, उनका ये गलती हो रहा था। हिज मदर टंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका थाउट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कॉल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, देखिए जब वो पहली बार गए थे नन्नू काका मंत्री से मिलने, तो उनका जो मंत्री का सेक्रेटरी था वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही सबको मिलने थोड़ी मिलता जाता है मंत्री से, इसलिए उनको लगा क्यों हमको नहीं दिया गया, क्योंकि हम बड़ा कार से नहीं गए मिलने, हम बड़ा कारी में, हम बड़ा बन के नहीं गए, इसलिए हमको मिलने नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट ए चेक, तो नन्नू काका जो है अमीर बनने का झूठा नाटक कर रहे थे। तो नन्नू काका जो है अपना चेकबुक निकालें और एक चेक लिखे। उस चेक कितना का लिखे थे? तो 1,000 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज देर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास। देखो थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं होता है, इसीलिए जो है वो सेकेंड क्लास में आ गए थे। The author was merely an under secretary, एन अंडर, ऑथर जो है एक सुरक्षा के रूप में बस नन्नू काका के लिए गए थे। क्यों गए थे अंडर सेक्रेटरी? तो नन्नू काका चाहते थे बड़ा बनकर जाने, इसलिए बड़ा जो आदमी रहता है उसके लिए सिक्योरिटी तो रहता ही है, तो ऑथर को, लेखक को वो सिक्योरिटी बना दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, तो वो किसका लिखा हुआ है? पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक सूंघ। अच्छा, ये पिंच ऑफ स्नफ किसका लिखा हुआ है? तो मनोहर मंगलोकर, मलग गोनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मनोहर मगलोनकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोहर मलगोनकर हैज रिटन द लेसन, तो कौन सा मनोहर मलगोनकर लिखे हैं? तो लिखे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर सूंघ, ऐसा कुछ इसका मतलब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका रोट ए चेकबुक फॉर 1000 रुपी। नन्नू काका कितने का चेकबुक बनाए? चेक, तो 1000 रुपये का। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज द, नन्नू काका किससे मिलने का प्लान बनाए थे? तो नन्नू काका प्लान बनाए थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बम। तो देखिए टर्बम कौन रंग का था? तो रंग टर्बन यानी जो क्या कहते हैं इसको, टर्बम को क्या कहते हैं? टर्बम को कहते हैं शायद मफलर, मफलर कहते हैं शायद टर्बम को। ये ऑरेंज कलर का था। जो स्पीकर थे, जो लेखक थे, उनका उजला जोधपुरी कोट था और ऑरेंज कलर का मफलर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज अ स्टे फॉर, तो नन्नू काका यहाँ कितने दिन के लिए रुके थे? तो 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिनों के लिए रुके थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नन्नू काकाज विजिट। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फादर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नन्नू काकाज विजिट। इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। तो नन्नू काका क्या लगते थे ने जो लेखक है? तो नन्नू काका जो है मामा लगते थे लेखक के। तो और तुम उनकी माँ का क्या लगेंगे लेखक का? तो मम्मी का उनका लगेंगे भाई, ब्रदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। नन्नू काका, नन्नू काका जो है मेन पात्र है, मुख्य पात्र है एक पिंच ऑफ स्नफ कहानी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका हैज यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाई। नन्नू काका के पास एक अनोखा गुण था झूठ बोलने का। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपी टू ए धोबी। नन्नू काका जो है धोबी को एक झूठा चेक दिए 1000 रुपये का, लेकिन उनको हकीकत में धोबी को मात्र 2 रुपये ही दिए थे नन्नू काका। ठीक है, वो बड़ा झूठखोर आदमी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका प्रोट्रेड हिमसेल्फ एज द हेडराइटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। यानी नन्नू काका जो है अपने आप को बता रहे थे कि वो एक खानदानी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष है निन्नौर के महाराजा का। निन्नौर के महाराजा का जो थे वो खानदानी ज्योतिष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ। तो रतिराम किसका बेटा था? तो रतिराम बेटा था सोहन लाल रतिराम का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सोहन लाल रतिराम का बेटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज ए ह्यूमरस स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ह्यूमरस मतलब होता है हंसी के पात्र, ए पिन मतलब एक चुटकी सूंघ जो है एक हंसी वाली कहानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है नन्नू काका ने। नन्नू काका बड़े झूठे आदमी थे, वो कह रहे थे कि ईमानदारी से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ इस कहानी में कौन बोल रहा है? तो नन्नू काका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटेड फैमिली। कौन आया लेखक के परिवार से मिलने? तो लेखक के परिवार से मिलने आए थे नन्नू काका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सॉरी, नरेटर के फैमिली से मिलने आए थे सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सोहनलाल रतिराम। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। तो कौन गया था जोधपुरी कोर्ट में पहन करके मिनिस्टर से मिलने? तो मनोहर मैंगलोरकर, ऑथर जो लेखक है इस कहानी के।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज वेरी डैशमैन, तो वो एक बहुत चालाक आदमी थे। चालाक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक। नन्नू काका एक बहुत चालाक आदमी थे। ए पिंच ऑफ स्नफी इज ए, तो ये क्या है? ये पिंच, एक चुटकी सूंघ कौन सी कहानी है? तो ये कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, छोटा कहानी है ये। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, तो नन्नू काका। एक सूंघ कहानी जो है, ए पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है वो किसके बारे में है? तो नन्नू काका के कैरेक्टर का बड़ा प्रमुख कहानी है ये। मनोहर मैंगोलकर, मेलेक गोनकर वाज द अंडर सेक्रेटरी ऑफ ओम प्रोबेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहन मंगलोरकर जो है नन्नू काका का सेक्रेटरी बन के गए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए हमारा चौथा कहानी है, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ड्रीम का मतलब मेरे सपना है, मेरा सपना है। तो देखिए ये सपना किसका है? तो सपना है एक आदमी का, एक अमेरिका में रहने वाला नागरिक का, एक महान नागरिक का जो कि काला है। तो जैसे हमारे यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वैसे ही अमेरिका में गोरा और काला के आधार पर भेदभाव होता है। तो एक काला अमेरिका का रहने वाला आदमी था जिसका सपना था कि वो अपने काला समुदाय वाले लोग को भी एक बढ़िया इज्जत सम्मान से देखा जाए, ऐसा कुछ था। जो कि एक रेगिस्तान में मिसई पेई नाम का जगह था जहाँ पर वो रहते थे। तो वो चाहते थे कि उनका राज्य, उनका जगह, उनका जाति का जो है विकास हो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में वो कुछ कह रहे हैं, इसी पे ये कहानी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, यानी कहें कि हम जैसे जैसे चलते हैं हमको लगता है कि हम अपने जाति में को बढ़ाने के लिए सबसे आगे रहें। ऑलवेज मार्च अहेड, अहेड मतलब होता है आगे, मार्च मतलब होता है यात्रा करना, और ऑलवेज मतलब हमेशा हम आगे यात्रा करें। ठीक है, उसके लिए अपने जाति को बढ़ाने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लें इसमें। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, तो देखिए स्लम एरिया मतलब होता है कि चौल, जिसको हम चौल नहीं कहते, बहुत सारा आदमी रहते हैं एक ही जगह में, गरीबी जहाँ रहते हैं, इसको आइसोलेट कम्युनिटी यानी इसको दूर रखा है, उससे परहेज में रखता है। तो वो किसको रखता है? तो इसको रखता है घेटो। घेटो नाम का एक जाति है जो अमेरिका में रहता है, वो स्लम एरिया में रहता है। ठीक है, उससे सब लोग परहेज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किंग जो है, किंग इस कहानी के कविकार है यानी लेखक है। किंग इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो किंग क्या थे? तो किंग एक ओरेटर थे। ओरेटर मतलब क्या होता है? वक्ता, अपनी जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए बोलते रहे, एक बहुत बढ़िया कथाकार थे, ओरेटर थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर एडवोकेट, द ऑथर एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो ये जो लेखक है, जो कवि हैं, वो क्या कर रहे थे? तो अहिंसा का संघर्ष कर रहे थे कि हम हिंसा तो नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, हम शांति से, लेकिन हम अपना काम जो है हमको करना वो हम करवाएंगे, हम अपने समुदाय को ऊपर ले जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए किंग का पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग, वो बड़े प्रसिद्ध आदमी थे। वो आज बोर्न इन, वो कब जन्मे थे? तो उनका जन्म हुआ था 1929 में। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज एसेसिनेटेड ऑन, तो देखिए मार्टिन लूथर किंग को जो पदवी मिली वो कब मिली? तो वो मिली 4 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किंग वाज एसेसिनेटेड इट, तो वो पदवी किस साल मिली थी? तो वो मिली थी 1968 में, 1968 में। ठीक है, एसेसिनेटेड मतलब होता है सम्मान पाना। सम्मान कब मिला था? तो पहला क्वेश्चन होगा 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1968 में मिला था उनको सम्मान। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम जो है एक भाषण है, जो कौन दिया है? मार्टिन लूथर किंग दिए हैं। इज डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, तो कब दिया गया है? तो उनके द्वारा दिया गया है अगस्त 28 1963 को, 28 अगस्त 1963 को वो एक भाषण दिए हैं जिसमें वो कहें आई हैव ए ड्रीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपुल, तो अमेरिका क्या दिया एक नेग्रो पीपुल को? तो दिया है एक बैड चेक। ए बैड चेक मतलब क्या होता है कि एक बुरा आईना दिखाया है, एक बुरा
चीज माना है, एक बुरा समाज माना है नेग्रो पीपुल को। नेग्रो क्या एक समाज का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना बाभन, शूद्र, यादव, उसी तरह नेग्रो भी एक समुदाय है अमेरिका में, तो उसको एक बेड चेक, एक बुरा माना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। तो देखिए इसका कहने का मतलब है, जो उनका गाना था वो एक चाहते थे, उनका सोच था कि हमको जो भी है, उनका जो आस था कि हमको भी वो सम्मान इज्जत दिया जाना चाहिए नेग्रो की जो जनसंख्या थी, तो वो जो है सपना नहीं पूरा हुआ। रिमेन्ड अनफुलफिल्ड मतलब ये सपना अधूरा रह गया, अनफुलफिल्ड यानी आधा भरा रहा, पूरा नहीं हुआ। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी फेटाल। फेटाल मतलब जो है, जब अहिंसा से वो अपना बात रख रहे थे तो अमेरिका को लगा कि वो उनके लिए घातक है, अमेरिकन के लोगों को लगा उनके लिए घातक है। फेटाल मतलब होता है घातक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेग्रोस मेड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज मार्च एहेड, यानी नेग्रो का कहने का मतलब है कि हम हमेशा आगे ही रहेंगे। नेग्रो क्या है, देखिए जैसे हमारे यहाँ है ना जो छोटा जाति है, छोटा बहुत सारा जाति है, जैसे पासवान हो गया, शूद्र हो गया, और भी बहुत जाति है जो छोटा है, लेकिन वहाँ के भी में भी जो काला आदमी था उसमें भी बहुत छोटा छोटा आदमी था। तो उस छोटा जाति में एक जाति था नेग्रो, उन नेग्रो जाति का जो लोग था वो कहा कि इस जाति के लड़ाई को में हम सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे थे, नेग्रो शपथ लिए कि हम हमेशा आगे रहेंगे, मार्च अहेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कितने बार जो है मार्टिन लूथर किंग कहे कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो कहे हैं 5 बार, 5 बार कहे कि हम संतुष्ट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड मोमेंटम स्टैंड फॉर। तो मतलब यहाँ पे मोमेंटम शब्द का मतलब क्या है, तो मोमेंटस शब्द का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण। हमारा क्वेश्चन है, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वाउड। इसका कहने का मतलब है कि गेट द राइट, इसका सही आंसर है कि उनका जो ड्रीम है एक दिन पूरा होगा। ये क्या बात है, तो ये सही बात है, गेट द राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव हो रहा है, तो ये किसके विरुद्ध भेदभाव हो रहा है, तो ये हो रहा है ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के विरुद्ध भेदभाव हो रहा है। यानी हम भी मानव है, कोई दूसरा इंसान भी मानव है, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो ये भेदभाव हो रहा है ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के विरुद्ध हो रहा है भेदभाव। आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, मेरे ये किन का लिखा हुआ है, तो मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग हैज रिटेन द लेसन। तो मार्टिन लूथर किंग कौन लिखे हैं, तो वो लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। तो आई हैव ए ड्रीम जो है वो भाषण कौन दिए थे, तो मार्टिन लूथर किंग दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू। तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ से संबंध रखते हैं, तो भाई साहब वो अमेरिका से हैं, यूएसए से। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ डैश डैश अपीलिंग। तो वो नेग्रोज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी नेग्रोस। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज स्वेल्टरिंग, डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो मीसापई, मीसापई एक जगह का नाम है जो कि वो जल रहे थे, इनजस्टिस, हीट ऑफ इनजस्टिस यानी पिघल रहे थे मीसापई। अनजस्टिस मतलब अन्याय और इनके साथ जो गलत हो रहा था उससे वो जल रहे थे। ठीक है, मीसापई क्या है, एक राजस्थानी मतलब एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ बालू रहता है, जो कि बहुत उपजाऊ भी नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव के कारण वो बड़ा गुस्सा है, जल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। वाज ए ग्रेट ओरेटर, कौन था इनमें से जो बहुत बढ़िया प्रवक्ता था, बोलने वाला था, तो मार्टिन लूथर किंग थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज। तो मार्टिन लूथर किंग क्या थे, एक नेग्रो थे। नेग्रो क्या है, एक जाति का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नोबल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन बाय टू मार्टिन लूथर किंग इन, तो मार्टिन लूथर किंग को नोबल प्राइज कब मिला पीस के लिए? पीस मतलब शांति नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो उनको मिला 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है निग्रोस वाज द फार्मर ऑफ अमेरिका, तो निग्रो क्या थे? तो निग्रो जो थे वो थे स्लेब, गुलाम थे अमेरिका के। निग्रोस जो थे वो अमेरिका के गुलाम थे। इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, तो मिसिसिपी ये जो जगह है वो रेगिस्तान था, यूएसए का एक स्टेट था जो कि मिसिसिपी जो कि रेगिस्तान था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हेड कितने चिल्ड्रन? मार्टिन लूथर किंग को कितने बच्चे थे? तो उनको शायद नहीं कंफर्म है, 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है एडवोकेट्स नल वायलेंट स्ट्रगल, तो मार्टिन लूथर किंग कौन जो थे वो अहिंसा का संघर्ष किए? तो मार्टिन लूथर किंग किए। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसको प्रेम करते थे, किससे प्यार करते थे? तो वो उजले अमेरिका जो कि गोरे अमेरिका थे उससे प्यार करते थे। मार्टिन लूथर किंग खुद तो काला थे लेकिन जो अलग जाति के लोग थे जो गोरे अमेरिकन थे उनसे प्यार करते थे मार्टिन लूथर किंग। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, तो मार्टिन लूथर किंग क्या थे? तो वो एक फिलोसोफर थे और उसके साथ साथ सिविल राइट एक्टिविटीज एक्टिवाइसिट्स, इसका कहने का मतलब है कि मानव अधिकार का जो थे एक अधिकारी थे, मानव अधिकार का अधिकारी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकार अधिकारी थे वो। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार अधिकारी मतलब होता है कि जिस किसी को साथ गलत हो रहा उसके साथ खरा उतरते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, वाशिंगटन डीसी एक जगह का नाम है, अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मार्टिन लूथर किंग जो है वो भाषण दे रहे थे, तो कहाँ भाषण दे रहे थे? तो वो भाषण दे रहे थे वाशिंगटन डीसी में, और कब दे रहे थे? तो 28 अगस्त 1963 में वो भाषण दे रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो वो किसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे का भेद को जो है वो पसंद नहीं करते थे मार्टिन लूथर किंग। हमारा अगला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो ये आई हैव ए ड्रीम जो है मेरा एक सपना है वो किसका लिखा हुआ है, किसका स्पीच है? तो वो है मार्टिन लूथर किंग का। हमारा अगला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस, तो जो बैंक ऑफ जस्टिस है यानी जो न्याय करने का जगह है वो बैंकरप्ट है, यानी वो बेईमान है। ठीक है, वो न्याय नहीं दे रहा है नेग्रोस के साथ गलत किया जा रहा है। द डैश हैज द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क इज सफिशियंट फंड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है नेग्रो पीपुल को एक बैड चेक दिया है, एक बुरा समुदाय माना है। ठीक है, अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका कहने का मतलब है कि वो उपाय, वो उक्ति जो कि मानव के जीवन को आसान बनाया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, तो बर्टन रसल को नोबेल संस्कृति में नोबेल प्राइज कब मिला? तो लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में बर्टन रसल को नोबेल प्राइज मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोस्पाइस, वो किसका ऑथर थे? तो वो ऑथर थे आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, वो उक्ति जो मानव विकास में मदद किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, हम जो है बहुत तरह के मनोरंजन को पा सकते हैं किस चीज़ से? तो हम अपनी इंटेलिजेंस से, हम अपनी बुद्धि से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वी आर मोर फ्रेंडली, तो हम किसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हैं? तो हमें विद इन द हर्ड, हम जानवरों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आफ्टर लैंग्वेज
द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लैंग्वेज के बाद जो कि मानव जाति को उसके विकास में मदद किया है, वो है आग। आग का खोज जो है मानव जाति के विकास में बहुत मदद किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंटर, यानी जानवरों का जो जानवरों से जो अलगाव हुआ हमारा, वो हमारे जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना दिया है। पहले हम जानवर थे, लेकिन जब हमारा खोज हुआ, जब हमारा विकास हुआ, तो जानवरों के जीवन से ज़्यादा हमको खुशहाल बना दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज रिटन बाय, तो ये किसका लिखा हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो वो लिखा है बर्टन रसल का। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल डाइड इन, तो बर्टन रसल कब मरे, उनका मृत्यु कब हुआ, तो वो 1970 ईस्वी में मरे। हमारा अगला क्वेश्चन है रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसेल को नोबेल प्राइज मिला किसमें, तो लिटरेचर में। लिटरेचर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे लिटरेचर भी एक सब्जेक्ट है। द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, तो ये देखिए जो ये हमारा कहानी है कि उक्ति जो मानव के विकास में मदद करे, वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देता है, तो ये देता है नंबर्स पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज ए प्रॉब्लम, यानी हम मानव जातियों के लिए पहले रहना एक समस्या था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, तो कब बर्ड मर जाता था, पक्षी मर जाता था भूख के कारण, तो ठंडा के समय में, ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। ड्यूरिंग समर बर्ड फॉरगेट द कैटोस्ट्रोफ, कैटोस्ट्रोफ मतलब होता है कि एक साथ बहुत लोगों का बर्बादी होना, मर जाना। तो जैसे ही गर्मी आता था, तो जो ठंडा में पक्षी मरा, वो गर्मी में भूल जाता कि ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, तो ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एनेक्सिटी, यानी इसका कहने का मतलब है सभी मनुष्य जिनकी मृत्यु भूख से होती है, ये जो है इसका कारण है कि हम एक लंबे समय तक किसी के द्वारा गुलाम रहे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, तो मानव जाति किसी परेशानी में ज़्यादा क्यों पड़ती है, तो ज़्यादा पड़ती है अपनी बुद्धिता के कारण, ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं तभी परेशानी में चल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, जानवर को क्या चीज़ से खुशी मिलती है, तो जानवर को खुशी नन ऑफ दे, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। अब जानवर म्यूजिक थोड़ी सुनेगा, फुटबॉल थोड़ी खेलेगा, साइंस थोड़ी पढ़ेगा हमारी तरह। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल हैज रिटन द लेसन, बर्टन रसल किसको लिखे हैं, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, तो बर्टन रसल एक फिलोसफर यानी कूटनीतिज्ञ तो थे ही, उसके अलावा क्या थे, तो एक मैथमेटिशियन भी थे, एक गणितज्ञ थे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी खेती की जो आविष्कार हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी को जानवर को मार के खाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, खेती जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टाउट अस, सभ्यता हमें क्या पढ़ाती है, क्या सिखाती है, तो सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि टू बी र्यूड और क्यूरियल, कि हमको क्या होना चाहिए, टू बी, हमको होना चाहिए टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर, हमको होना चाहिए ज़्यादा फ्रेंडली किसी के लिए भी, टू बी मोर फ्रेंडली अबाउट अनदर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाज एल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो कौन कमेंटेटर थे बहुत वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के लिए, तो बर्टन रसल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है इन द डैश लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, तो चाइना, इन चाइना, चाइना में लास्ट स्टेप, यानी चाइना में वो आखिरी कदम चले, मतलब चाइना में ही उनकी मृत्यु हो गई, दोबारा वो नहीं रह पाए। हमारा अगला क्वेश्चन है
would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। तो इसका सही आंसर है मोलोच। मोलोच जो है वो एक जीव है जो कि हमारे शरीर पर ही रहकर हमारा खून चूसता है और ग्रोथ करता है। तो अगर हम इसको जगह ना दें, ठीक है, तो वो नहीं ग्रोथ कर पाएगा। उसी तरह बुराई भी है कि अगर हम बुराई को ग्रोथ करने ना दें, हमारे शरीर पर ही रहकर बुराई पलता है, अगर हम इसको जगह ना दें तो वो नहीं पल पाएगा। ठीक है, तो ये यहीं तक हमारा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।